नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। ग्रेटर हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने बहुमत तो हासिल नहीं की, लेकिन 48 वार्ड पर फतेह से पार्टी फूली नहीं समा रही है। टीआरएस 99 से घटकर 55 सीटों तक ही सिमट गई है। वहीं ओवैसी के खाते में 44 वार्ड आए हैं। इलाका टीआरएस का, किला ओवैसी का, लेकिन चुनावी रिजल्ट के परिणामों ने हैदराबाद में बीजेपी की दमदार एंट्री का अध्याय लिख दिया। जो परिणाम सामने आए वो सियासत के मैदान में किसी चमत्कार से कम नहीं। सियासत की जिस जमीन पर बीजेपी के लिए दहाई का आंकड़ा छूना मुश्किल था, उसी सियासी जमीन पर बीजेपी ने असंभव मिशन को संभव में बदल दिया। बीजेपी नंबर 2 पार्टी बन गई, जबकि ओवैसी नंबर 3 पर पहुंच गए। टीआरएस को मिली 45 सीटें, बीजेपी को 48, एआईएमआईएम को 44 और कांग्रेस को 2 सीटें। बीजेपी नंबर 2 पार्टी बन गई। टीआरएस को 99 से 55 सीटों पर सिमटा दिया। हैदराबाद के छोटे इलेक्शन में बीजेपी की ये बहुत बड़ी जीत है। ये गली का चुनाव है, मैं इसे अपने दिल का चुनाव समझता हूं। और मैंने कहा था कि हैदराबाद में भ्रष्टाचार को नस्तो नाबूद करने के लिए मैं हर जगह जाऊंगा। और आज हैदराबाद की जनता ने मोदी जी के कहे हुए विकासवाद पर मुहर लगाई। उनका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके साथ साथ यह भी कहना चाहूंगा कि हैदराबाद में सारे तेलंगाना के लोग रहते हैं और इसलिए सारे तेलंगाना के लोगों ने ही इस चुनाव के माध्यम से आने वाले तेलंगाना चुनाव के नतीजों के बारे में स्पष्ट किया है। इस चुनाव में हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि हैदराबाद में अनफॉर्चुनेटली टीआरएस और एमआईएम का गठजोड़ काम कर रहा था। दोनों ने बहुत टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ चुनाव लड़ा। जनता ने दोनों को ही कम करने का काम किया है। हैदराबाद के लोकल इलेक्शन को समझने के लिए आपको 2016 और 2020 के रिजल्ट के अंतर को समझना होगा। 2016 में बीजेपी ने 4 सीटें जीती, 2020 में 48 सीटें जीती। बीजेपी 4 से 48 सीट तक पहुंची, 12 गुना ज्यादा सीटें जीती। बीजेपी मैजिक फिगर तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन टीआरएस और ओवैसी का सपना तोड़ दिया, क्योंकि क्षत्रिय क्षत्रपों को उनके गढ़ में घुसकर सीधी बीजेपी ने चुनौती दी और अपने विस्तार से विरोधियों को बेचैन कर दिया। बेचैनी की वजह योगी का ट्वीट। बीजेपी के रणनीतिकारों ने बड़े बड़े धुरंधरों को चित कर दिया। चुनावी भिड़ंत जबरदस्त थी, मुकाबला सीधी टक्कर का था। रोड़ा बनकर खड़े थे ओवैसी, टीआरएस ने झोंक रखी थी ताकत। चुनावी बिसात पर शह और मात का खेल खेला गया। एआईएमआईएम और टीआरएस ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन रणनीति एकदम क्लियर बनाई। दोनों की नीति और नियत स्पष्ट थी। ओवैसी को बीजेपी के हमले से अपने गढ़ को महफूज रखना था, तो टीआरएस को अपनी परफॉर्मेंस को दोहराकर सीटों को बीजेपी की झोली में जाने से रोकना था। 150 सीटों पर टीआरएस ने चुनाव लड़ा, महज 51 सीटों पर एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा। एआईएमआईएम ने मुस्लिम वोटों को टारगेट किया। 99 सीटों पर बीजेपी वर्सेस टीआरएस की लड़ाई। यहाँ पर ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं ताकि ये जो मैसेज है यहाँ से दिया जा सके कि कितने उत्साह में यहाँ के कार्यकर्ता हैं, और उसी की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। यकीनन आज का दिन बीजेपी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, उसके लिए सेलिब्रेशन का ये वक्त है। और वही सेलिब्रेट करते हुए अपने इस हैदराबाद के बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि आज ये जो उसकी जीत हुई है, इसके जरिए 2023 को कैसे वो सुनिश्चित करती है, दक्षिण के इस दरवाजे के जरिए बाकी राज्यों में वो कैसे पैर पसारती है। हैदराबाद में बीजेपी ने चुनावी प्रयोग किया, तो बीजेपी के प्रयोग के जवाब में एक और प्रयोग किया गया। एआईएमआईएम ने सिर्फ 51 सीटों पर चुनाव लड़ा, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, जबकि 99 सीटों पर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए चुनाव नहीं लड़ा। मकसद था टीआरएस और बीजेपी में 1 to 1 लड़ाई हो। हुआ भी यही, लेकिन बीजेपी का प्रयोग विपक्ष के काउंटर प्रयोग पर भारी पड़ा। 51 सीटों पर भगवा बनाम भाईजान की सीधी टक्कर हुई। वहीं 99 सीटों पर
टीआरएस बनाम बीजेपी। 2016 में हुए चुनाव में दो बड़े प्लेयर ही थे, एक चंद्रशेखर राव और दूसरे ओवैसी। लेकिन 4 साल बाद हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने निकली बीजेपी का भाग्य जाग उठा। लोकल चुनाव में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन, विकल्प के तौर पर हैदराबाद में उभरी बीजेपी। दक्षिण भारत में बीजेपी का गृह प्रवेश हो गया। 2023 का ट्रेलर बीजेपी ने रिलीज कर दिया। हैदराबाद के चुनावी परिणाम का मतलब बीजेपी के लिए क्या है, इसे समझने के लिए आपको कुछ सियासी भविष्यवाणी सुनानी होगी जो परिणाम से पहले बीजेपी को लेकर की गई थी। ओवैसी ने अपनी सियासी जमीन बचाई, वोटरों पर मजबूत पकड़ कायम रखी, लेकिन बीजेपी से लड़ाई में टीआरएस लड़खड़ा गई। अमित शाह ने भाग्य लक्ष्मी माता से आशीर्वाद लिया था, तो फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी ने भाग्यनगर का वादा किया था। यहाँ पर एक परिवार और उनकी मित्र मंडली को लूट खसोट की आप छूट देने के लिए यहाँ पर एक फिर से उन्हें फ्रीडम देना चाहते हैं, या फिर मित्रों हम सबको तय करना होगा कि हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके फिर से विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाना है, तो हम सबको तय करना है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता? अगर यहाँ पर जनता भाग्यनगर। तो क्या हैदराबाद में जिस भाग्य के भरोसे बीजेपी ने सियासी जंग लड़ी, उसी रणनीति से बीजेपी का भाग्य जाग उठा? आज तक असदुद्दीन ओवैसी सियासत के मैदान के मजे हुए खिलाड़ी हैं। सियासत का मैदान उनका था, लेकिन बीजेपी ने घर में घुसकर चैलेंज दिया। 150 सीटों में सिर्फ 51 सीटों पर ओवैसी ने सियासी बैटिंग की, लेकिन उनकी टीम का स्ट्राइक रेट सबसे हाई रहा। लोकल चुनाव के नतीजे बीजेपी की लीड पर अब यही कहा जा सकता है कि घाटा टीआरएस को हुआ है और ओवैसी का कुछ नहीं जाता। ओवैसी का स्ट्राइक रेट जबरदस्त है। आंधी आंधी कहाँ आंधी है भाई? अरे भाई तूफान आपके सामने बैठा हुआ है, आप कहाँ आंधी की बात कर रहे हैं? किला बच गया, लेकिन मुश्किल बढ़ गई। समझो इशारा, भाईजान है किंग मेकर। ओवैसी के सियासी कद और सियासी वजूद की व्याख्या समझने के लिए हैदराबाद का निकाय चुनाव काफी है। सिर्फ 51 सीटों पर ही चुनाव लड़ा, लेकिन ओवैसी का स्ट्राइक रेट वोटरों पर उनकी मजबूत पकड़ का सबसे बड़ा सबूत है। 51 सीटों पर चुनाव लड़ा, 44 सीटों पर जीत मिली, स्ट्राइक रेट 86% से ज्यादा। केसीआर गो हमारे अपोजिट पार्टी के हैं, मगर एक बात मानना पड़ेगा, एक रीजनल फेस है, और वो रीजनल फेस आज भी इम्पोर्टेंट है, कल भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और थोड़ा सा अगर वो लोग जो भी उनके चीजें सही करना है कर लेंगे तो ही स्टिल वेरी इम्पोर्टेंट, एंड आई एम श्योर कि केसीआर जो है वो बीजेपी के ऊपर बहुत बड़े भारी पड़ेंगे आने वाले वक्त में। बिहार विधानसभा में धमाकेदार प्रदर्शन के ठीक बाद ओवैसी ने अपनी राजनीतिक प्लान का ऐलान करते हुए बंगाल तक अपने पैर जमाने की बात कही थी। लेकिन बंगाल में बड़े कड़े इम्तिहान से पहले ओवैसी को हैदराबाद चुनाव में अपनी ताकत दिखानी थी, क्योंकि हैदराबाद ही ओवैसी और उनकी पार्टी से शून्य से अब तक के सफर का गवाह रहा है। ओवैसी ने बीजेपी के हमले से अपने गढ़ को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, बीजेपी के वार पर पलटवार किया। 51 सीटों पर चुनाव लड़ा और 44 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी के जबरदस्त प्रचार के बावजूद ओवैसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। चुनावी नतीजों की व्याख्या खुद ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई। इसी में ओवैसी ने आगे का रोड मैप भी बताया कि हमारा ये कांस्टेंट अवाम के दरमियान में रहना, उनसे मुलाकात करना, अवाम को दस्तयाब रहना, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेसिबल रहना, वो भी हमारी कामयाबी में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। इशारे इशारे में ओवैसी ने सिग्नल दे दिया कि केसीआर के साथ गठबंधन का रास्ता खुला हुआ है।
यानी किंग मेकर ओवैसी ही है। यकीनन बीजेपी जीती है और ये अवाम का फैसला है और हमारी कोशिश ये होगी कि हम जमहूरी तरीके से बीजेपी से मुकाबला करेंगे और हमको पूरा यकीन है कि इनकी बढ़ते हुए कामयाबी के कदम को इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की अवाम बल्कि पूरे तेलंगाना की अवाम इसको रोकेगी। हैदराबाद चुनाव के परिणाम के बाद ओवैसी ने आगे की पूरी रणनीति समझाई। जिस भाग्यनगर के भरोसे बीजेपी हैदराबाद में अपना भाग्य खोज रही थी, उसी भाग्यनगर के दांव पर ओवैसी ने योगी को सीधा जवाब दिया था। टीआरएस अभी भी तेलंगाना में रूलिंग पार्टी के साथ साथ एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल पार्टी है और एक तेलंगाना की जो रीजनल सेंटिमेंट है वो उसको रिप्रेजेंट करती है। एक तरफ लोकल चुनाव में बीजेपी का वोकल प्रचार था, तो दूसरी तरफ ओवैसी के सामने प्रतिष्ठा बचाने का सवाल था। ओवैसी ने रणनीति बनाई, फोकस होकर पूरा चुनाव लड़ा, हिंदू दलित उम्मीदवार उतारे, मुस्लिम वोट को एकजुट रखा, भड़काऊ प्रचार से परहेज किया, डोर टू डोर जाकर प्रचार किया, भाग्यनगर को चुनावी मुद्दा बनाया। ओवैसी ने मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर पूरा फोकस किया। चुनावी रैलियों में, चुनावी कैंपेन में ओवैसी स्थानीय मुद्दे से भाषण शुरू करते और मोदी पर खत्म करते। ब्रांड हैदराबाद को बचाने के लिए बीजेपी की जमानत को जब्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला और बीजेपी की शिकस्त यकीनी है। अरे तुम नरेंद्र मोदी को बुला के कैंपेन करो, चलो पुराने शहर में देखिए क्या होता है। बुलाओ वजीर आजम को, बुलाओ और कैंपेन कराओ, बताएंगे तुमको ये क्यों बुला रहे हैं लोगों को। बुलाओ तुम्हारा असल जो चेहरा है, बुलाओ मोदी को बुलाकर मुकाबला कराओ, लगाओ मोदी की मीटिंग, देख लो कितनी सीट तुम जीतते यहाँ पर। हैदराबाद निकाय चुनाव में ओवैसी की रणनीति काम आई और सीटों का नुकसान नहीं होने दिया। यानी ओवैसी की पार्टी का ना तो वोट परसेंटेज गिरा और ना ही सीटों के लिहाज से नुकसान हुआ। ये पहली बार था जब ओवैसी को उनके ही गढ़ में बीजेपी ने घेरा था, वरना हैदराबाद के ओवैसी अपनी पार्टी का दायरा बढ़ाने के लिए पैर पसार रहे थे। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और अब आगे ओवैसी की नजर बंगाल पर है। आई विल स्पीक टू माई पीपल फ्रॉम वेस्ट बंगाल and then we'll decide what is wrong in contesting. You must contest election. ओवैसी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है और हैदराबाद में अपनी प्रतिष्ठा भी बचा ली है। ग्रेटर हैदराबाद निकाय के चुनाव परिणाम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, उससे ओवैसी किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। हैदराबाद के लोकल चुनाव में जो भूमिका उभर कर सामने आ रही है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM एक किंग मेकर का रोल अदा करती नजर आ रही है। 2016 की बात करें तो ओवैसी की पार्टी के समर्थन से टीआरएस का मेयर बना था और इस बार भी 40 से ज्यादा सीटें जीतकर असदुद्दीन ओवैसी किंग मेकर की भूमिका अदा करते नजर आएंगे। हैदराबाद निकाय चुनाव के परिणाम उन लोगों को सीधा संदेश है जो ओवैसी को वोट कटुआ बताते हैं। ओवैसी राजनीति की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं, जिसमें लोगों को बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्ष को लीड करने वाला नेता नजर आ रहा है, जो स्पष्ट सोच के साथ लोगों के बीच है। मैं आपके सामने कई मर्तबा पर्टिकुलर आपके तमाम से कहूं कि केरला में और आसाम में मैं नहीं जाऊंगा। ये मेरा एक डिसीजन है और हम उसके पाबंद हैं। हैदराबाद में ओवैसी की पार्टी AIMIM और टीआरएस के बीच निकाय चुनाव में गठबंधन रहा है और बीजेपी को रोकने के लिए एक बार फिर ओवैसी टीआरएस की मदद कर सकते हैं। यानी हैदराबाद निकाय चुनाव के किंग मेकर तो ओवैसी ही है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।